together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है चैम्प्स ऑन एयर. हेलो दोस्तों, आपको हमारा प्यार भरा आदाब. मैं हूँ आरजे श्रद्धा और आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर ओनली ऑन रेडियो मानू 90.0 FM, जहां हम मिलते हैं हमारे यंग चैम्प से फुल ऑन मस्ती और फुल जोश के साथ. आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है एक मल्टी टैलेंटेड यंग चैम्प. पढ़ाई में टॉप, स्पोर्ट्स में एक्टिव और साथ में रहमदिल. तो चलिए ढेर सारी तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हुज़ैफा अहमद का. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए. वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो. और हमें बहुत अच्छा लगा है कि आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, लेकिन आपको हमें बताना होगा कि आपको स्टूडियो में बैठकर कैसा लग रहा है. टू बी फ्रैंक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड फील हो रहा है, बट नर्वसनेस भी उतनी ही ज़्यादा है. कोई बात नहीं. तो पहले कुछ क्वेश्चंस हुज़ैफा से हम ऐसे करेंगे जिससे कि उनका ये जो नर्वसनेस है वो छूमंतर हो जाए. ठीक है? तो ये बताओ हुज़ैफा कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनसे कहें कि 3 वर्ड्स में मुझे डिस्क्राइब करो, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से 3 वर्ड्स आपके लिए इस्तेमाल करेंगे? देखो, थोड़ा सा सेल्फ प्रेजिंग अलाउड है, लेकिन थोड़ी सी अलग है. अच्छा, ऑफ कोर्स. सो आई से कि मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे कि हाँ तुम्हें गुस्सा ज़्यादा आता है. 3 वर्ड्स. सो आई से ब्यूटीफुल. हाँ, Of course. yes. Then I'd say a little aggressive, Okay. but active. बट एक्टिव. और ये अग्रेशन जो है वो कहाँ पे वो लोग देखते हैं आपका? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं या ऐसी कौन सी फील्ड्स है जहाँ पर वो अग्रेशन नजर आता है? जहाँ पे लाइक वो लोग कुछ खेल रहे हो बट वो लोग फेयरली ना खेल रहे हो, तो अगर हम लोग उसको पॉइंट आउट कर दे, मे बी हम वहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं. मतलब ये कि जो सही बात है उसको सही तरीके से ही डील करना है. यहाँ पे आपका अग्रेशन सामने उनको दिखाई देता है. ऑलराइट. अच्छा, ये बताओ कि तुम अपने स्कूल की हेड गर्ल भी रह चुके हो. मुझे वो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले जानना है कि किस तरीके से हेड गर्ल हेड बॉय का सिलेक्शन होता है. हमारे स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉय का सिलेक्शन कैसे होता है? पहले उनके नेम्स नॉमिनेट हुए जाते हैं हर एक हाउस में से. और ये नॉमिनेशन किस तरीके से, मतलब कौन नॉमिनेट करता है? और जो हमारे जो हाउस मास्टर्स होते हैं, लाइक जो हाउस के जो टीचर्स होते हैं, मेन टीचर्स, वो लोग करते हैं नॉमिनेशन. तो हमारा भी ऐसे हुआ था. फिर उनमें से फिर लास्ट में सिलेक्शन होता है. तो आई थिंक मेरा भी वैसे ही हुआ था. और सिंस हम लोग को स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स थे कोरोना के बाद, तो हमारा इतना स्पीच वीच नहीं हुआ था. बट अब जो होता है उन सबका स्पीच उनको देना पड़ता है ऑब्वियसली. अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, हाउस आई थिंक हाउस बॉय, हाउस गर्ल, हाउस कैप्टन भी होते हैं, जी. फिर हेड बॉय हेड गर्ल भी होते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं स्कूल की जो कि हर स्कूल में रखी जाती है. व्हाट इज द यूज? व्हाट्स द यूज? इसका बहुत बड़ा यूज है.
इससे स्कूल पूरा अच्छे से ना ऑर्गेनाइज्ड वे चलता है। इट्स नॉट कि आप बस हेड बॉय हेड गर्ल ऐसे ही सेलेक्ट कर दो बस नाम के लिए। इससे पूरा स्कूल सही से चलेगा कि बस टीचर्स ही ना चलाए बल्कि स्टूडेंट्स खुद चलाते हैं इसको। खुद स्टूडेंट्स के पास एक वो कॉन्फिडेंस, एक एक्सपीरियंस आता है कि हाँ हम लोग भी स्कूल को कैसे चला सकते हैं। बस स्कूल को ही नहीं, हम लोग अपनी सोसाइटी में भी हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, कुछ अच्छा बिल्कुल, लीडरशिप क्वालिटीज, यस देन अगेन योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो पॉइंट्स मैं उनसे सुनना चाह रही थी कि भाई हम हेड गर्ल हेड बॉय तो हम बन गए, लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता है या नहीं। तो आपने Yes. बिल्कुल टू द पॉइंट मुझे आंसर्स किया। अच्छा ये बताओ कि भाई तुम पढ़ाई में भी टॉप हो और स्पोर्ट्स में भी एक्टिव हो, हाँ, और साथ साथ दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आगे हम इनके कुछ इंसिडेंसेस भी सुनेंगे। तो काइको रे इतना परफेक्ट मैनेजमेंट, मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है इतना सारा? मोटिवेशन सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, ब्रदर्स से, ऑफ कोर्स इन सब से मिलता है, ऑफ कोर्स टीचर्स से भी मिलता है। और आई थिंक मैं इनको कैसे कोप अप करती हूँ, अपना टाइम मैनेजमेंट और ये सोच के कि हाँ बस स्टडीज ही वो नहीं है। आई थिंक तुमको फिजिकली भी, मेंटली भी और लीडरशिप क्वालिटीज में भी अच्छा होना है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो तो उससे सब हो जाता है। बट टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि कई दफे बच्चे चाहते हुए भी उतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। आई थिंक आई एम वन ऑफ देम। यू आर वन ऑफ देम। या सो इन आई मीन किस एक्टिविटी में तुमको ये लगता है कि मैं ये भी करना चाहती हूँ बट टाइम क्राइसिस की वजह से या टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं कर पाती? आई थिंक स्टडीज़ में लाइक सब्जेक्ट्स को स्टडीज़ करो और फिर कुछ लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, या फिर कुछ चार्ट वार्ट बनाए रहे, कुछ भी करना उसमें। पढ़ाई का भी इधर प्रेशर, फिर उधर स्कूल का भी कि ये करो वो करो। कि एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हमको काम होते हैं। काम होते हैं, यस। और जैसे कि आप हेड गर्ल हो तो आई एम श्योर कि टीचर्स की तरफ से भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे डाली जाती होंगी। ऑफ कोर्स। कैन यू डिस्कस सम ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? जैसे हमारे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, फिर कोई भी गेस्ट आने वाला है, तो आई थिंक एज अ हेड गर्ल, एज अ हेड बॉय इन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। लाइक we have to do a lot of work. We need to see that everything is going well in a perfect order. और कभी कभार लगता है कि हाँ बस टीचर्स को डिस्टर्ब नहीं करना, खुद भी करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो होता है। राइट राइट। तो डेफिनेटली ये जो सारी चीज़ें आप इतनी अच्छे से और इतनी कंसिस्टेंटली कर पाती हैं, इसमें आपके पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा अहम होगा, आपके घर का सपोर्ट। तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। मेरी फैमिली के बारे में एक्चुअली हम लोग वी आर अ फैमिली ऑफ 4 which includes my mother who's a very hard working person, my father who's a really supportive person, and my brother. I think he's the one who is literally the most supportive, the most hardworking and very consistent person, like a very good person. तो घर में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हो? मम्मी के, पापा के, भैया के? Depends on things again. स्कूल के कुछ कुछ मैटर्स के लिए भैया के साथ, फ्रेंड्स के मम्मी के साथ, और कुछ बाहर की चीज़ों से पापा के साथ। देखो दोस्तों, बहुत स्मार्ट हैं ये। इन्होंने अपनी अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। हाँ भाई चलो ये अभी ये प्रॉब्लम है, चलो भैया तुम आ जाओ। पापा, हाँ क्या पापा अभी आपकी ज़रूरत है। मम्मी, हाँ ठीक है। राइट, चलता है ये। Of course. अच्छा, आजकल देखने में आता है कि पढ़ाई का इतना ज़्यादा जोर है, विच इज़ गुड। आई मीन academic excellence is important. Of course. After like you know, जैसे आप 10th के बाद 11th में जाते हो तो आपके आवर्स भी पढ़ाई के बढ़ जाते हैं। लेकिन एक जो होता है ना कि घर में बच्चों का कंट्रीब्यूशन आजकल देखने को नहीं मिलता बिल्कुल भी। ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग पढ़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। हाँ, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? I'd say कि हमको ऐसे तो नहीं बनना चाहिए कि बस पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो। आई थिंक घर में भी हमारा कुछ तो कंट्रीब्यूट होना चाहिए, हमें कुछ तो काम करना चाहिए। तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं? मैं कैसे कंट्रीब्यूट करती हूँ? आई थिंक मैं कभी कभार ये कुकिंग ये सब चलता है मेरा, या फिर कभी घर पे किसी की भी हेल्प करो, बीट मदर और फादर। भैया को तो नहीं चाहिए क्योंकि भैया मेरी करते हैं, बट भैया इनकी करते हैं। ओके जी, भैया बहुत हेल्प करते हैं। हाँ। अब घर में किसी का भी कुछ भी काम हो या फिर कैसा भी काम हो, बी इट इन स्टडीज या बी इट इन कुछ भी लैंग्वेज या कुछ भी, आई थिंक या मैं उनमें हेल्प करती जब मम्मी के साथ बैठती हो तो किस तरह की बातें होती हैं? बिकॉज आपने लिखा है कि अपनी मम्मी के साथ बहुत फ्रेंडली हैं, जी। तो अपनी मम्मी के साथ डू यू थिंक कि आप सारी बातें शेयर कर लेते हो?
I'd say नहीं. ओके, और फुल ऑनेस्टी चल रही है इधर. Like हर एक चीज नहीं होती है. जैसे कभी कभी कुछ हमारे फ्रेंड्स की सीक्रेट्स हो तो हम लोग नहीं बताते हैं ना. ट्रस्ट बिल्डिंग विद ट्रस्ट. फ्रेंड्स ऑल्सो. तो जो बातें मतलब ये बताने की है, लेकिन क्योंकि भाई हमारे फ्रेंड ने हम पर ट्रस्ट किया इस बात के लिए, और शायद साथ में ये भी बोला है कि यार प्लीज मम्मी को मत बताना, नहीं तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, बात तो सही तो है. फिर नहीं बताते हो. हाँ, ये तो होता है, ये तो होता है. हमेशा होता है. और हमारे प्रोग्राम में ब्रेक भी होता है दोस्तों, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है. हम अभी आए, अभी गए और अभी वापस आए, और हुज़ैफा के साथ और अच्छे क्वेश्चंस करें. कहीं जाइएगा नहीं. You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गज़ल के अजीम शायर फ़ानी बदायूनी से. फ़ानी बदायूनी का असल नाम शौकत अली खान था. उनका जन्म 1879 में बदाऊं, उत्तर प्रदेश में हुआ. वो उर्दू अदब के उन चंद शुआरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने इंसानी जिंदगी के दर्द, तन्हाई, मायूसी और वजूद के सवालात को अपनी शायरी का मौजू बनाया. इसीलिए उन्हें उर्दू गज़ल का एक अहम फ़लसफ़ियाना शायर माना जाता है. फ़ानी बदायूनी की शायरी में गमे ज़िंदगी और गहरी फ़िक्र का रंग नुमाया है. उनकी अशार में जज्बात की सच्चाई और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का अक्स मिलता है. उनका अंदाज़े बयान निहायत पुरअसर और दिल को छू लेने वाला है. आइए उनका एक मशहूर शेर सुनते हैं. एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का. और एक और दिलगुदाज शेर मुलाहजा हो. मौत आने तक ना आई, अब जो आई हो तो हाय, जिंदगी मुश्किल ही थी, मरना भी आसान ना था. फ़ानी बदायूनी ने गज़ल को सिर्फ इश्क व मोहब्बत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसे इंसानी ज़िंदगी के गहरे तजुर्बात और फ़लसफ़ियाना अफ़कार का ज़रिया बनाया. उनका कलाम आज भी अदब के शायकीन को सोचने और महसूस करने की दावत देता है. उर्दू शायरी की दुनिया में फ़ानी बदायूनी का नाम दर्द, फ़िक्र और एहसास की गहराई की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा. इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ. आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर. खुदा हाफिज. आप सुन रहे थे अर्ज किया है. मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. दोस्तों एक बार फिर आपका चैम्प्स ऑन एयर में स्वागत है, एंड आई एम श्योर कि आपने ब्रेक्स को भी काफ़ी इंजॉय किया होगा. तो चलिए बातों का सिलसिला जारी रखते हैं. हुज़ैफा हमारे सामने है. तो हुज़ैफा ये बताइए कि तुम्हारी टीचर्स तुम्हारी नीट हैंड राइटिंग की बहुत तारीफ करती हैं, तो ये
कहाँ से डेवलप किए तुमने हैबिट? और आई मीन छोटे में तो चलो छोटे छोटे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन बड़े होकर बड़े बड़े आंसर्स होते जाते हैं, तो स्टिल यू आर मेंटेनिंग इट, हाउ? I'd say मेरा mental conscience है, like inner भी, mentally we are I think every way. मुझे लगता है कि अगर मेरा काम नीट है, क्लियर है और ऑर्गेनाइज्ड है, तो हाँ शायद मेरा माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा. मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है पढ़ने का, अगर मेरे नोट्स ये सब क्लियर हो तो आई थिंक तो इसमें टीचर्स भी मेरे- हमेशा ऐसे ही कहते हैं ना कि अपने नोट्स इस तरह से बनाइए कि दोबारा आप वहाँ जाकर पढ़ने में अच्छा महसूस करें. जी मगर कई बार बच्चे जो हैं वो इस तरह के नोट्स बनाते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं समझ में आते हैं. होता है, हमारे क्लास में है ना, मेरे फ्रेंड्स हैं. अच्छा, तुमने बताया एकेडमिक्स में यू आर डूइंग वेरी नाइस. ये बताओ कि जो लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, क्या उनको ये थोड़ी दिक्कत महसूस होती है अपने नोट शेयर करना, कि भाई मैंने इतनी मेहनत से नोट्स बनाए, व्हाई शुड आई शेयर? और कभी कभी जो पीटी मतलब जो PT1 PT2 जो होते हैं, जो कि लाइक नॉर्मल टेस्ट्स होते हैं, तो उसमें जो पढ़ाई में बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो कोई पूछता भी है यार प्लीज इसका आंसर बता दे, तो झट से बोलते हैं मैडम देखिए मुझसे पूछ रहा है. सो हाउ आर यू? हाउ आर यू? टू बी फ्रैंक मैं बताती हूँ, लाइक मैं अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार सोच के बोलना, हो सकता है अम्मी इस वक्त तुम्हें सुन रही हो. I'd say मम्मा को भी पता होगा. ये जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, लाइक हाँ मैं फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ. बट हाँ नोट शेयरिंग की बात है तो I'd say a little hesitation is always there. क्यों? क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम लोग अपना नोट्स देते हैं और फिर हमको गारंटी नहीं है कि रिटर्न होगा या नहीं. और स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पे ऐसा बहुत होता है. ओ मतलब वो रख लेते हैं. हाँ, और कभी कभार होता है जो हमको पता नहीं चलता कि हमने किसको दिया, लाइक हम लोग देते नहीं है बट वो ले लेते हैं. तो सो आई थिंक द बेस्ट आइडिया, वैसे वो भी बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. कई दफ़े मैं देखती हूँ कि बच्चे नोट्स मांगते हैं और वो एक लेसन 2 लेसन के नहीं होते, कई लेसन के होते हैं. अब सामने वाला कितनी क्लिक्स मारेगा और उनको भेजेगा, है ना? तो मुझे लगता है कि बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि नोट शेयरिंग पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम किससे कर रहे हैं और इतनी मेहनत से जो नोट्स बनाए हैं. कितना. हाँ. हाँ तो ऑफ कोर्स वो तो होता है. और आई थिंक हाँ कभी कभार फ्रेंड्स जब मांगते हैं कि तुम भाई सारे नोट्स भेज दो ईयर के स्टार्टिंग से स्पेशली, और कुछ वो बच्चे जिनके नोट्स अगर खो गए तो तो तुम क्या जवाब देती हो उन्हें? तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लास का एक अच्छा वो है कि हम लोग ना काम बांट देता है सब में. जैसे अगर 12 चैप्टर्स है तो हम लोग 12 बच्चे हम लोग ले लेंगे, या फिर एक एक बच्चा 2 भेज देगा, तो हम लोग करके काम डिवाइड कर देते हैं. गॉड, ये भी एक काम है. मतलब पूरे साल जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आपस में काम बांटते हैं कि यार 2 तुम भेजो 2 ये मैंने किया हुआ है कई बार. तो यार ये लोग ये बताओ हुज़ैफा कि फिर ये जो ना पढ़ने वाले बच्चे ये पढ़ना कैसे सीखेंगे जब तुम लोग इतनी हेल्प कर दोगे उनकी? ये हम लोग हमेशा हेल्प नहीं करते हैं. हाँ मतलब थोड़ा झिलाते भी हो रहता है. लाइक हम लोग सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अगर टीचर मतलब बिल्कुल उस पे है कि हाँ तुमको करना ही है तुमको, या फिर बिल्कुल बच्चा बिल्कुल उसमें है कि यार मैं कैसे करूँगा, तो आई थिंक हम लोग थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते हैं. और ऐसा हुआ है कि मैंने किसी बच्चे के भी नोट्स लिखे हैं कई बार, दूसरे बच्चे के, जब ना वो करते नहीं थे एटलीस्ट उनको जैसे पास करा दो या फिर उनको एटलीस्ट थोड़ा अच्छा पढ़ा दो, तो हाँ उसमें हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते हैं. तो मतलब रहमदिली जो है ना वो एक जगह तो बहुत ही ज़्यादा है, मगर दोस्तों के लिए भी रहमदिली है, और वो भी उन दोस्तों के साथ जो कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों. अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि बीइंग हेड गर्ल, एक लीडर की पोजीशन है ये, तो कभी कभी डिसएग्रीमेंट भी होते हैं ना लोगों के साथ. आई मीन लीडर्स के ज़रूरी नहीं है कि सब फॉलोवर्स हों, तो कैसे हैंडल करती हो? ऐसा कोई वाकया अगर तुम हमें बता सको कि ऐसा कुछ हुआ था और फिर मैंने इस तरह हैंडल किया. ऑफ कोर्स देयर आर सिचुएशंस एंड दोस एक्सपीरियंसेस कि जब हमारे फ्रेंड्स या हमारे फ्रेंड या कोई भी एग्री नहीं करता, बट हाँ जैसे हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं और वो स्कूल को वो नहीं होता, तो हम लोग मतलब ट्राई करते हैं कि उन लोगों का वो क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं. तो हम लोग शायद इधर का थोड़ा मिला लो उधर का थोड़ा मिला लो, उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा मिक्स करके सब हम लोग कुछ मतलब डेमोक्रेसी चलती है. डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी बहुत चलती है, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग. वेरी गुड थिंग. और Yeah. मेरे ख्याल से लीडर होने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों को फॉलो करने के लिए बोलें ऐसी ज़रूरत ना पड़े, लोग आपको खुद फॉलो करें. ऑफ कोर्स उनके ट्रस्ट एंड इन सब में हमको देखना पड़ता है ना, उनको क्या बिल्कुल. चाहिए.
तुमने मैंने पूछा था कि भाई घर में कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है या नहीं है, और तुमने कहा कि यस ज़रूरी है। कंट्रीब्यूशन एक होता है कि भाई कभी कभार, और एक होता है कि हाँ हमने मम्मी से कहा कि मम्मा इस काम की जिम्मेदारी आप हमें ही दे दीजिए। तो ऐसी कोई जिम्मेदारी जो तुमने अपने घर में ली हुई हो, भले छोटी सी जिम्मेदारी हो, बट हाँ, ऑफ कोर्स गेस्ट आ रहे हैं तो खाना देने का लेने का मुझ पे रहता है ऑफ कोर्स। और या फिर कोई गेस्ट या फिर कोई फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो उनको मतलब एंटरटेन उनके साथ रहना, उनके साथ मिलजुल के रहना, वो भी मैं रहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स कभी कभार घर को थोड़ा बहुत साफ करना, मुझसे ज़्यादा साफ सफाई नहीं होती घर की। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ को इतना ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कि भाई उसमें भी तो एनर्जी जाती है ना। तो हर जगह तो अभी मतलब छोटी सी जान है, कितने काम करेगी। तो ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि एक इंसिडेंट हुआ था कि कुछ आई थिंक डॉग से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट था जिसमें तुम काफ़ी इमोशनल हो गई थी। तो वो इंसिडेंट क्या था वो तो मैं तुमसे बाद में सुनूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि इमोशनल होना वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? बीइंग इमोशनल इज नॉट ऑलवेज अ वीकनेस और नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेंथ। कभी कभार आपको इमोशनल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एक कोल्ड हार्टेड पर्सन रहो, बट कभी कभार आपको इतना भी इमोशनल नहीं होना चाहिए जितना, मतलब ना डिपेंड्स कैसे रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए। सो इट्स नॉट ऑलवेज अ वीक। तो ऐसा कभी हुआ है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत इमोशनल हो गई और फिर तुम्हें बाद में लगा कि यार ये थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा सा सही से इसको डील करना चाहिए था? हाँ आज से हाँ होगा शायद, स्कूल में मे बी, या फिर घर में कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती है किसी से इस बात पे, फिर उसको ज़्यादा एग्जैचुरेट करके हम लोग बात नहीं करते, रूम बंद करके बैठ जाओ या कुछ। ओ भवन। फिर बाद में लगता है कि अरे कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, फिर जाके खुद ही से थोड़ा बहुत बात करना शुरू करो ताकि वो इवेंचुअली बात कर ले आपके साथ। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, कितनी अच्छी बात हुज़ैफा कर रही हैं कि हम कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें खुद ही लगता है कि हम इमोशनल फूल थे। और लेकिन फिर उस गलती को समझ लेना और सामने वाले से जाकर पैचअप कर लेना, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा अच्छी और डीप बातें हुज़ैफा हमसे कर रही हैं कि हमें भी दिमाग में उसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाने का नहीं है दोस्तों। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 एफएम। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं पॉटरी की कहानी, एक ऐसी कला जिसने इंसानी तहजीब को बसने, संभलने और तरक्की करने का नया रास्ता दिखाया। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। हजारों साल पहले का जमाना है। न फ्रिज था, न स्टील के बर्तन और न ही प्लास्टिक के डब्बे। लोग शिकार करते थे, फल और अनाज जमा करते थे, लेकिन एक बड़ी परेशानी थी, खाने और पानी को महफूज कैसे रखा जाए। इसी जरूरत ने जन्म दिया इंसान की सबसे पुरानी और अहम कलाओं में से एक को, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। दोस्तों, पॉटरी का मतलब है मिट्टी को शक्ल देकर उसे आग में पकाकर मजबूत बर्तन, मटके, सुराहियां और दूसरी चीजें बनाना। यह सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत ही नहीं, बल्कि इंसानी तहजीब और हुनरमंदी की पहली निशानियों में से एक है।
लेकिन सवाल यह है कि मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कब बने। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे पुरानी मालूम पॉटरी चाइना के सियान रेंडोंग केव से मिली है। ये मिट्टी के बर्तन लगभग 20,000 साल पुराने यानी करीब 18,000 BCE के माने जाते हैं। ये उस दौर के हैं जब इंसान अभी खेती भी शुरू नहीं कर पाया था। इसके बाद जापान की जोमन सिविलाइजेशन ने लगभग 14,000 BCE से पॉटरी बनाना शुरू की। जोमन का मतलब ही है रोप पैटर्न, क्योंकि उनके बर्तनों पर रस्सी के निशान बनाए जाते थे। जैसे जैसे इंसान ने खेती और गांव बसाना शुरू किया, पॉटरी की अहमियत और बढ़ती गई। मिट्टी के बर्तन पानी, अनाज और तेल को महफूज रखने के साथ साथ खाना पकाने और सफर के दौरान सामान ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होने लगे। भारत की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा और मोहेंजोदारो में लगभग 2600 BCE के दौरान बहुत ही खूबसूरत और मजबूत पॉटरी बनाई जाती थी। लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की नक्काशी उस दौर की बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप की मिसाल है। इन बर्तनों से हमें उस जमाने के लोगों की जिंदगी, तिजारत और तहजीब के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। बाद में पॉटर्स व्हील यानी कुम्हार का चक की इन्वेंशन ने पॉटरी की दुनिया में एक नया इनकलाब ला दिया। इससे बर्तन पहले से कहीं ज्यादा तेज, एक जैसे और खूबसूरत बनने लगे। आज पॉटरी सिर्फ जरूरत की चीज नहीं रही, ये एक आर्ट फॉर्म, कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्न डिजाइन का भी अहम हिस्सा है। दुनिया भर के आर्टिस्ट्स और क्राफ्ट्समैन आज भी मिट्टी को अपनी कला से नए रूप देते हैं। तो दोस्तों, पॉटरी सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने की कहानी नहीं है, ये इंसानी सोच, हुनर और तहजीब के सफर की कहानी है। मिट्टी से शुरू हुआ ये सफर आज भी हमें अपनी जड़ों और अपनी तारीख से जोड़ कर रखता है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे साथ हैं आज हुज़ैफा अहमद, इनसे हम बात कर रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर में। और जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक इंसिडेंट है जो कि जानना मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को भी पता चले। तो हुज़ैफा, मैं जानना चाहती हूँ कि वो एक जो डॉग का इंसिडेंट हुआ था वो क्या था और कैसे हुआ था? ओके, सो होता ये है कि हमारी छुट्टियां चल रही थी और होता ये कि एक मॉर्निंग में एक डॉग कैचर्स मतलब कुछ डॉग कैचर्स आते हैं और फिर होता ये है कि एक डॉग था हमारे आसपास जो मेरे दिल के बहुत करीब था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। अब होता ये कि मतलब उस डॉगी ने बच्चे भी दिए थे कुछ कुछ। अब होता ये कि वो बच्चे तो छुप के रह जाते हैं। अब वो डॉग कैचर्स आते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं, उस डॉग को पकड़ लेते हैं, जी, मतलब उनकी माँ को पकड़ उनकी लेते माँ हैं। को पकड़ लेते हैं। हाँ। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि उनके बच्चों का क्या होगा कि वो अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं। ये अभी फिलहाल का इंसिडेंट है या काफी थोड़ा नहीं, साल काफी पहले का है? पहले हो गया, का है। हो गया। तो फिर ऐसे ही होता है। फिर मुझे जब मैं देख लेती हूँ ये बात एक्चुअली बाय चांस, और जब भी मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है, मुझे जब तक समझ आता है मैं इतना रो देती हूँ। हाँ, मैं बहुत रोती हूँ। और फिर मैं भैया, मम्मा, पापा सबको बोलो कि मम्मा उस डॉगी के मतलब उसको छुड़वाइए छुड़वाइए, क्योंकि उसके छोटे बच्चे हैं। उसके छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं रहूंगी उसके बिना। एंड देन हाँ, इवेंचुअली पेरेंट्स के सपोर्ट, मम्मा के सपोर्ट, भैया के सपोर्ट, इन सब के उससे कि फिर हाँ वो लोग भी जाके थोड़ा बातचीत करते हैं एंड ऑल दोस। फिर हाँ, इवेंचुअली उस डॉग को छोड़ देते हैं। एंड आई थिंक आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ दैट टाइम। सो या, it was really good. So it was really, really very emotional moment for you. Yeah. Must have been a very emotional moment for you. And I think your parents, they also would have felt very proud of you. क्योंकि ये sensitivity होना कि कि बच्चों को उनकी माँ से दूर किया जा रहा है,
you know, I think that was the highlight of that particular emotion that you felt. तो जैसे कि दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हुज़ैफ़ा अहमद जो है सिर्फ पढ़ाई में टॉपर नहीं और सिर्फ स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है बल्कि रहमदिल भी हैं. अच्छा ये बताइए कि स्पोर्ट्स में आप कबड्डी, खो खो और क्या खेलती हैं? मैं एक्चुअली मैं कबड्डी, खो खो, थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर और भी ऐसी sports खेलती टग ऑफ वॉर भी आप खेलती हैं? जी. टग ऑफ वॉर पे तो कभी कभी बड़े मज़ेदार इंसिडेंट्स होते हैं. मतलब जब हम छोटे थे एक बार हमारे साथ ये हुआ था कि टीम में कुछ ऐसा मिसमैनेजमेंट टाइप का हो गया था कि हम लोगों को बहुत कमज़ोर लोग दे दिए गए थे और सामने वाली टीम को बहुत मतलब स्ट्रांग थे उनके. तो हम लोगों ने खींचा और फिर उसके बाद हमें पता था कि हम तो हारेंगे ही, तो हमने खींचा और फिर एकदम से छोड़ दिया और जाके दर करके गिरा. तो यू कैन टेल मी एनी इंसिडेंट्स इफ यू हैव. और ये भी बताओ कि ये इतने सारे स्पोर्ट्स तुम खेलती हो तो हाउ डू यू मैनेज इट यार? आई थिंक हाँ, इंसिडेंट की बात हो तो हाँ, आई थिंक मैंने भी कुछ आपकी जैसे कुछ किया था. हाँ. हम लोग ये ना हाउस वाइज हम लोग खेल रहे थे और फिर हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन, आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट दैट. काफ़ी हम लोगों ने अच्छा किया, मेरे टीममेट्स ने काफ़ी अच्छा किया. बट लास्ट में ये ना जब लास्ट पुल हो जाता है कि हम लोग जीत जाते हैं, फिर हम लोग छोड़ देते हैं या फिर वो टीम छोड़ती है. तो हाँ, हमने एक बार छोड़ दिया था. तो वो फाइनल, वो जो होता है ना क्रिकेट मैच का जो एक फाइनल होता है कि विकेट्स उखाड़ के फिर भागते हैं बल्ला घुमा के. हाँ, तो तुम लोग ये काम करते हम लोग ये करते हैं. And tell me about your like this kabaddi experience, because kabaddi भी again it's a very energetic and बहुत ही खींचम खाची वाला गेम है. कबड्डी में हाँ, कबड्डी में बहुत चोटें लगती हैं बट आपको एक मूव का, टाइम का आपको बहुत मैनेजमेंट And also breath. एग्जैक्टली दैट प्रिसीजन, यू नो दैट कॉन्फिडेंस भी आपको इतना ही होना चाहिए कबड्डी में. हर एक सेकंड का मायने आपको पता चलता है कबड्डी में, स्पेशली टीम वर्क का भी आपको पता चलता है ऑब्वियसली. आई थिंक दैट इज द मेन थिंग अबाउट स्पोर्ट्स, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें आपको टीम वर्क का पता जरूर चलता है. जी ऑफ कोर्स, स्पेशली द ग्रुप गेम्स और ऑल games and all. यस, ग्रुप गेम्स में आपको ऑफ कोर्स पता चलता है कि टीम वर्क का क्या वो है, मायने क्या है. बट अगर मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की भी बात करूँ तो हाँ, आपको लगता है कि आप इंडिविजुअली खेल रहे हो बट आपको ये नहीं पता कि आपके पीछे कितने सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोच एंड ऑल दोस. बिल्कुल. जी. एंड आई थिंक आप इनफैक्ट जब अकेले खेलते हो मुझे लगता है तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु नीड्स टू परफॉर्म दैट. टीम में वो चीज़ थोड़ी सी शेयर हो जाती है. डोंट यू थिंक सो? ऑफ कोर्स, ये तो होता है कि आप वर्क को डिवाइड कर देते हो, अपने स्ट्रेंथ को डिवाइड कर लेते हो ये सब करने के लिए. तो हाँ, टीम गेम से अच्छा वो होता है. इतनी सारी तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ हैं हुज़ैफ़ा. आई एम सो लाइक mesmerized by your personality really. फ्यूचर में क्या तुमने सोचा है कि तुम किस फील्ड में जाना चाहोगी? किस फील्ड में जाना चाहूँगी अभी भी मेरा वो नहीं होता, डिसाइड नहीं हुआ है. बट हाँ, कहते हैं कि हाँ मैथ्स में जाओ, साइंस में जाओ एंड ऑल दोस, तो मे भी शायद उसमें जाऊँ. ओके. मगर तुमने अभी अपने दिमाग में ये चीज़ डिसाइड नहीं किया? नहीं, बचपन से तो बदलता रहता है, यू नो, कभी ये कभी. अच्छा, तुम्हारे जो हेल्पिंग भैया हैं, हेल्पिंग भैया कह सकते हैं ना उन्हें, कोर्स, उनसे तुमने क्या क्या सीखा है? बिकॉज आई गॉट टू नो दैट ही यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही वाज आल्सो वेरी एक्टिव इन ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल. तो उनसे तुमने क्या क्या चीज़ें हैं जो सीखी हैं और यू रियली फील ग्रेटफुल? I would say that from my brother I learned many qualities, especially doing hard work. क्योंकि मेरा भाई बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, आई थिंक द मोस्ट हार्ड वर्किंग आई एवर सीन. एंड भैया जितना थोड़ा बहुत एग्रेशन भी वहीं से सीखा होगा शायद, गुस्सा इधर उधर का. बट हाँ, पढ़ाई कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करो और कैसे क्या करना है, वो सब हम सोचते हैं. तो ये तो एक मैं कहना चाहूँगी कि भाई बहन की बहुत ही उम्दा जोड़ी है. और ये कंपैशन जो तुम्हारे अंदर है टुवर्ड्स एनिमल्स, तुम्हें क्या लगता है कि इसकी रूट कहाँ पर है तुम्हारे घर में? रूट आई थिंक मेरे फैमिली मेंबर्स में. मम्मी पापा इक्वली दे आर कंपैशनेट टुवर्ड्स लाइक पीपल एंड एनिमल्स? Yes, I'd say that. Because my parents are really compassionate and loving towards people and animals too. और आई थिंक उन्हीं से मुझे ये सब वो मिला था कि हाँ, कि
एनिमल्स के तरफ भी कितना मतलब कैसे बिहेव करना है, आई थिंक कैसे होना चाहिए, उन्हीं ने मुझे सिखाया ये सब। टेल मी अबाउट योर फूड हैबिट्स, क्योंकि यूजुअली आजकल बहुत ज़्यादा ये अनहेल्दी फूड जिसको हम जंक फूड कहते हैं और हेल्दी फूड के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, थोड़ा सा उसको बैलेंस भी करने की बात होती है, अनबैलेंस भी हो जाता है, तो ये बताओ मुझे। फूड हैबिट्स की बात हो तो मैं पापा एक तरफ, मम्मा भैया एक तरफ। अच्छा। हाँ। ओह। मैं पापा अच्छी अच्छी चीज़ें वैसे खाने के लिए, मतलब एवरीथिंग, हाँ कभी कभार सब्जी चलेगा, कभी कुछ भी चलेगा। भैया मम्मा सब्जी खाना है, दाल खाना है, सब्जी खाना है, दाल खाना है। मतलब दे आर टूवर्ड्स लाइक जिसको कहते हैं ना कौन सा सात्विक फूड, उसकी तरफ है बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या होता है फाइनली, किसकी चलती है कि क्या खाना है? खाने की तरफ कभी बार भैया की, यूजुअली भैया की चलती है, मतलब भैया की चलती है घर में। बहुत चलती है। वैसे चलती तो तुम्हारी भी है। आई मीन बच्ची की सुनकर बाकायदा जाकर माँ बाप नीचे जाएं, भैया जाएं, बात करें कि नहीं भैया प्लीज़ छोड़ दीजिए, हमारी बेटी रो रही है ना? आई मीन तुम्हारी भी बहुत चलती है बेटा तुम्हारे घर। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, लोग तुम्हें किस तरह जाने? लोग मुझे क्या एक इमेज तुम्हारी जो है वो लोगों के बीच होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? It's a little difficult question, but you can. I think I want to be a person who is seen as a respected one in front of others' eyes, a respected one, a caring one, a kind one, and a successful one, of course. I think हाँ मैं ऐसे ही चाहूँगी कि मैं सबके सामने ऐसे ही रहूँ, एक honest person, एक kind person, एक successful person, of course, ऐसे ही। हुज़ैफ़ा, जब मैंने तुम्हारा नाम सुना था तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, क्योंकि मैंने इससे पहले ये नाम नहीं सुना था। तो मैंने इसके मीनिंग देखे, तुमसे वाकई इसका क्या मीनिंग है वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मैंने दोस्तों इसके 2 मीनिंग्स देखे। तो हुज़ैफ़ा का एक मीनिंग जो निकला था वो था यू नो वेरी रिस्पेक्टफुल, ओके, वाइज, नॉट रिस्पेक्टफुल बट वाइज। एंड अनदर मीनिंग वाज हु गार्ड्स, हु प्रोटेक्ट्स। तो हुज़ैफ़ा मुझे लग रहा है कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके नाम की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, विच इज़ सच अ वंडरफुल थिंग। अब आप बताइए कि वाकई आपके नाम का मतलब क्या है? मैंने भी जहाँ तक अपने नाम का वो सुना है कि हाँ इट मीन्स वाइस एंड इंटेलिजेंट एंड बीइंग अ गार्ड और लाइक अ पर्सन हु कीप्स सीक्रेट्स। Yes, being a guard or being a person who keeps secrets, being wise, being intelligent. तो वो जो दोस्तों के सीक्रेट्स आप रखती हैं अपने पास, मम्मी से भी शेयर नहीं करती? तो दोस्तों ये थी हुज़ैफ़ा अहमद, जिन्होंने सिर्फ आंसर्स नहीं दिए बल्कि इंस्पायर भी किया। इनसे सबसे बड़ी बात जो मुझे भी सीखने को मिली वो ये कि हमेशा जीतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सीखना और ग्रो करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों आप में भी अगर ऐसा कोई टैलेंट है, अगर आप भी अपने व्यूज़ अपने साथ के बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी चैम्प्स ऑन एयर का हिस्सा बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपनी होस्ट आरजे श्रद्धा को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा फॉर कमिंग टू द स्टूडियो, एंड थैंक्स हमारे दोस्तों को भी हमारा प्रोग्राम करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much. You were listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।